हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे बेटा। तो बेटा हमने अपनी लास्ट वीडियो में कोशिका के दूसरे भाग यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हम उसका थर्ड भाग के बारे में पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है, केंद्रक। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंदें डाली थी। क्यों बेटा हमने इस पर आयोडीन की बूंदें क्यों डाली? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई थी? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संघटक के आधार पर विभिन्न रंगों से रंग जाते हैं और कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। तो बेटा इसका क्या कारण था कि हमने आयोडीन की बूंदें डाली? तो आयोडीन की बूंदें सिर्फ उसको रंगीन करने के लिए डाली गई थी, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, कुछ भाग तो उसके जो लाइंस होती हैं कोशिका के चारों तरफ वो क्या होती है, अधिक गहरी हो जाती है, और जो बीच का भाग होता है कोशिका का वो क्या होता है, हल्का रंग का होता है। तो इससे हम उसमें डिफरेंस कर पाते हैं कि कौन सी कोशिका कहाँ तक सीमित है, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन अथवा मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन बन सकता है कि आयोडीन विलयन की बूंदों की बजाय हम अगर कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में देखना चाहते तो और क्या यूज कर सकते हैं? तो बेटा हम क्या यूज कर सकते हैं, सेफ्रानिन अथवा मैथिलीन ब्लू का विलयन भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा है, तो बेटा अब आओ हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखें। तो बेटा हम यही चीज़ अपनी जो क्या होती है अपने शरीर से, जैसे कि अब तुम ये देख लो हमारे मुंह में है, जो अंदर का भाग होता है वो क्या होता है, बहुत बहुत पतली पतली होती है ना, वो जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है परत उसकी। तो बेटा अगर हम उसको थोड़ी सी परत को स्लाइड पर रख कर देखते हैं तो उसको भी देखने के बाद हम क्या महसूस करेंगे, और उस तो बेटे चलो देखते हैं। कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से खुरचो। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है? सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रखो। इसे रंगने के लिए एक बूंद मैथिलीन ब्लू की डालें। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार है। अब देखो बेटा हमने क्या किया था, एक आइसक्रीम खाने वाली चम्मच से क्या किया, अपने गाल के अंदर की जो स्किन थी या खाल थी उसको धीरे से खुरचा, ज़ोर से नहीं धीरे से, क्योंकि बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। तो तुम्हें नहीं खुरचना बेटा, कभी तुम स्टार्ट हो जाओ अभी खुरचना, सिर्फ ये तुम्हें क्रियाकलाप बताया गया है, ठीक है। तो अगर हम उसको देखते हैं तो वो क्या होता है बेटा, चम्मच के साथ कुछ खाल हमारी चिपक कर आ जाती है, जिसको हम क्या करेंगे, साफ़ करके एक बार पानी में और उसको स्लाइड पर अच्छे से फैला लेंगे समान रूप से। फिर उस पर क्या डालेंगे बेटा, मैथिलीन ब्लू की कुछ बूंदें डालेंगे और फिर उसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अब स्लाइड तैयार हो चुकी है। तो स्लाइड तैयार होने के बाद हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। लेकिन बेटा उस स्लाइड को हम डायरेक्ट नहीं देखते कभी भी, उसको हम क्या करते हैं, एक कवर स्लिप से ढकते हैं। जैसे स्लाइड होती है ना, ऐसे ही एक पतली सी परत की ट्रांसपेरेंट जो होती है एक और स्लाइस होती है, ठीक है, उसको उसके ऊपर कवर कर देते हैं और फिर हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, कोशिकाओं की आकृति कैसी है, इस आकृति को एक पेपर पर बनाएं। तो जो हम देखते हैं बेटा, तो उस आकृति को अगर हम कागज़ पर बनाएंगे तो क्या आप कोशिका के मध्य में गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डोट की तरह की संरचना देख रहे हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी? तो बेटा जो हमने तुम्हें बताई थी स्टार्टिंग में, कोशिका के बीच में जो गोल संरचना थी, जैसे देखो अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें, जो हमने ये देखी थी, हर कोशिका के अंदर, हर एक कोशिका के अंदर हमें केंद्रक मिलता है। तो बेटा जो ये हमें ब्लैक डॉट दिख रहा है हर कोशिका के अंदर, वो क्या है, केंद्रक। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो बेटा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर हमें वो डॉट के आकार की, अंडा आकार की जो संरचना दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। तो बेटा जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ भी दोहरी परत होती है। जैसे अब तुम ये लगा लो, दीवार है, दीवार को तुम केंद्रक मानो, और दीवार के चारों तरफ सेफ्टी के लिए क्या करते हैं हम, उस पर पहले चिनाई करते हैं, ठीक है। और चिनाई भी ना तो चलो तुम चिनाई को भी दीवार में ही मान लो, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, पुट्टी करते हैं। पुट्टी के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो वो दो परत लगाते हैं ना। तो ऐसे ही बेटा केंद्रक के चारों तरफ भी क्या होती है, दोहरी परत होती है।
ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। और ऐसे ही कोशिका के चारों तरफ भी एक परत होती थी जिसको क्या बोलते थे हम, कोशिका झिल्ली। ठीक है, और उस कोशिका झिल्ली के बाहर एक भित्ति होती थी जिसको हम क्या बोलते थे, कोशिका भित्ति। और वो कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती थी। और वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाई जाती थी, तो बेटा जो ऋतुएं बदलती हैं या पर्यावरण में जो भी चेंजेस आते हैं तो उनको सहन करने के लिए पादप कोशिकाओं में ये सब भित्तियाँ होती हैं। ठीक है, हम तो अपने आप को कवर खुद से कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते। तो बेटा तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। और बेटा फिर आगे देखो, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। अब देखो बेटा, केंद्रक जो झिल्ली होती है चारों तरफ, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे क्या होता है, पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, जहाँ से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे ही छिद्र केंद्रक झिल्ली में भी होते हैं, जो क्या करते हैं, इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य, जो केंद्रक के जैसे कोशिका में भी क्या होता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका के अंदर भी कोशिका द्रव्य होता है। तो वो जो कोशिका द्रव्य होता है बेटा, तो केंद्रक के अंदर जा पाता है या फिर बाहर जा पाता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे। केंद्रक में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब हमने क्या पढ़ा, कोशिका होती है, कोशिका के चारों तरफ एक, क्या कह सकते हो तुम, कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली होती है या एक परत होती है जिसको क्या बोलते हो, कोशिका झिल्ली। ठीक है, या प्लेज्मा झिल्ली। और उसके भी चारों तरफ क्या होती है, एक कोशिका भित्ति होती है, वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और फिर कोशिका के अंदर क्या होता है बेटा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, तो उस केंद्रक के चारों तरफ भी क्या होती है, झिल्ली होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली, और वो दोहरी परत की होती है। ठीक है बेटा, अब उस कोशिका केंद्रक के चारों तरफ कोशिका झिल्ली पड़ ली, उस केंद्रक के अंदर भी बेटा क्या होता है, कुछ और भाग विद्यमान होते हैं, कुछ और अंग होते हैं, जिनमें से एक क्या है, क्रोमोसोम, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकर दिखाई पड़ते हैं, छड़ाकार के। छड़ाकार बेटा जैसे तुम धागे जैसी संरचनाएं होती है ये। ठीक है, तुम 8th क्लास में पढ़ चुके हो बेटा, और तुम देख भी चुके हो कोशिका के चैप्टर में अच्छे से। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं। तो बेटा जो ये क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, इनके अंदर कौन से गुण होते हैं, आनुवांशिक गुण होते हैं, जो क्या करते हैं, माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। और ये क्रोमोसोम किसके बने होते हैं बेटा, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। जो डीएनए होता है बेटा, वो डीएनए का जो अणु है उसमें क्या होता है, कोशिका जो हमारी नई कोशिका बनती है और उस कोशिका से नया जीव बनता है, तो उस जीव के निर्माण के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं कि उसका आकार कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा। ये सभी चीज़ें किसके अंदर विद्यमान होती है, डीएनए अणु के अंदर। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। मतलब डीएनए अणु के अंदर भी बेटा ये कार्य कौन करता है, उस कार्य को करते हैं जीन। ठीक है, तो जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती उसमें यह डीएनए किसके रूप में विद्यमान रहता है, क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ क्या होता है, धागे की तरह रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। इससे बहुत सारे धागे तुम तोड़ तोड़ कर इकट्ठे कर दो एक जगह पर, एक जाल सा बन जाता है ना। तो ऐसा ही एक जाल सा बना रहता है क्रोमैटिन पदार्थ का, किसके अंदर, केंद्रक के अंदर। तो जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाते हैं। और जब बेटा कोशिका का विभाजन होता है तो उस टाइम पर ये क्रोमैटिन पदार्थ क्या करता है, क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है, क्रोमोसोम बनाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं में भी निर्देशित करता है, क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। तो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। जो हमारे बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा, उनके अंदर जो कोशिका का केंद्रक होता है, वो केंद्रक का जो क्षेत्र होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम स्पष्ट होता है, मतलब बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। अब इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती तो बेटा एक, जैसे अब तुम ये लगा लो, किसी के घर के चारों तरफ बाउंड्री ना हो तो उसका यही ना पता चले कि उसका एरिया कितना है।
वो छोटा है या और आगे तक है, तो उसके चारों तरफ एक लाइन नहीं है, एक बॉर्डर नहीं है, जिससे हमें ये पता नहीं चल पा रहा कि उसका आकार कहाँ तक है। ठीक है, तो बैक्टीरियाओं में क्या नहीं होता, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसलिए उनका क्या होता है, जो केंद्रीय अक्षेत्र होता है वो बहुत कम स्पष्ट होता है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ तक उसका अक्षेत्र फैला हुआ है केंद्रक का। ठीक है, ऐसे अस्पष्ट केंद्रक अक्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। तो ऐसे जो अक्षेत्र होते हैं उनमें बेटा, अब जैसे मान लो किसी के घर के चारों तरफ बाउंड्री ना हो, या किसी के घर में मतलब कि अगर कम कमरे हो तो क्या होगा, कम सामान आएगा। तो ऐसे ही बेटा केंद्रक, जिस केंद्र का क्षेत्र क्या है, सीमित है या पता ही नहीं है कितना है, तो उसमें भी क्या होगा बेटा, कम ही सामान होगा, तो उसमें सिर्फ क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ होता है बस। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं, और ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं बेटा, केंद्रकाय। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट, यानी कि प्रो माने क्या होता है, आदि अथवा पूर्व, और कैरियोट माने क्या होता है, कैरियोन। कैरियोन का मतलब क्या होता है बेटा, केंद्रक। तो क्या होता है, पूर्व केंद्रक या फिर आदि केंद्रक। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोट। क्या बोलते हैं बेटा, यूकैरियोट। तो जिन जीवों की कोशिकाओं के अंदर बेटा क्या होता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोट। अब तुम इनको ऐसे भी कर सकते हो बेटा, यू का मतलब क्या होता है, यू हम जैसे कि आपस में एक दूसरे के लिए प्रयोग में लाते हैं ना, तो ऐसे ही तुम ये समझ सकते हो, जो हमारे जैसे मनुष्य हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, वो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाई जाती। ठीक है, तो प्रो माने तुम एक तरह से लगाते हो सकते हो पौधे, पेड़ पौधे, तो उनके अंदर ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और कुछ जीव होते जिनके अंदर नहीं पाई जाती, जैसे कि अभी ऊपर बताया बैक्टीरिया जैसे जीवों में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं बेटा, जिनके अंदर ये कोई केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, उनमें कुछ और भी अंग होते हैं, द्रव्य अंगक होते हैं जो नहीं होते, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य में असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। अब जैसे मान लो एक का तुम्हारे घर में तुम्हारी बड़ी सिस्टर है, अब वो काम कर देती है, अगर किसी की बड़ी सिस्टर नहीं हो तो वो सारे काम किसको करने पड़ेंगे, अकेले को ही करने पड़ेंगे ना। तो ऐसे ही बेटा जहाँ पर क्या होता है, कोशिका द्रव्य में जो अन्य भाग अन्य कार्य करते थे, अगर वे विद्यमान ना होंगे तो जो भाग विद्यमान है उन्हीं को ही वो सारा कार्य करना पड़ेगा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, कहाँ पे थे बेटा हम, ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिकाओं यानी कि थैले की तरह संरचना के साथ होता है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है। जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या हो सकता है बेटा, क्लोरोफिल होएगा, क्योंकि जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वही क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है बेटा, झिल्लीदार पुटिकाओं के साथ होता है क्लोरोफिल। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक क्या होते हैं बेटा, जिनके अंदर क्या नहीं होती, जिनके अंदर क्या होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। तो उनके अंदर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, प्लास्टिड में। अब बेटा देखो ये रहा नीचे तुम्हें डायग्राम में दिखा गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है। अब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में बेटा देखो क्या, एक कोशिका भित्ति दिखाई हुई है चारों तरफ, जो क्या करती है, उसको बाहर के पर्यावरण से सुरक्षित करती है। फिर उसके बिल्कुल अंदर उससे अगली जो होती है परत, वो प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो क्या करती है, गैसों के आदान प्रदान और या बाहर से कुछ जल का आवागमन करने में सहायता करती है। फिर बेटा उसके अंदर क्या है, कोशिकाएं। क्या है बेटा, कोशिका। अभी हमने बताया था कि केंद्रक का जिसके केंद्रक के अक्षेत्र निर्धारित नहीं होता, उस अंग को क्या बोलते हैं, कोशिकाएं, क्योंकि इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं है। तो केंद्रक झिल्ली नहीं है तो ऐसे केंद्रक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कोशिकाएं। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ क्रोमेटिन। ठीक है बेटा, तो बेटा हमने यहाँ तक अपना आज केंद्रक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोशिका द्रव्य है, वो हम अपनी अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।